नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता सागर शर्मा जी। सागर शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे शो क्या बोलती पब्लिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सागर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि लखीमपुर हिंसा के बाद कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रिय नजर आई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों तुरंत लखीमपुर पहुंचे पीड़ित और पीड़ित के परिजनों से मिलने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को पूरा एक दिन लग गया वहां पहुंचने में। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचना चाह रहा था। और जबकि ये घटना है, जैसे ही अखिलेश जी को ज्ञात हुआ, उनकी जानकारी में ये चीज़ें आईं, वो तुरंत ही निकलना चाह रहे थे लखीमपुर के लिए। उनको घर से नहीं निकलने दिया। इस प्रशासन ने उनके घर के बाहर इतनी पुलिस तैनात कर दी कि वे घर से ही नहीं निकल पाए। उसके बाद आपके संज्ञान में शायद नहीं है ये मामला, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हुई थी। वे जाना चाह रहे थे, उनको इन लोगों ने नहीं जाने दिया। तो आपका ये कहना बहुत गलत है कि अखिलेश जी वहां नहीं पहुंचे, एक दिन लग गया। हमारे नेता कभी भी इतना इंतजार नहीं करते। हमारे नेता तत्काल पहुंचने का काम करते हैं और परिवार के साथ सहानुभूति रहती है। और अभी भी अखिलेश यादव जी वहां पहुंच करके परिवार से मिले और उन्हें हर संभव मदद करने का काम किया। के जो दोनों नेता या राहुल जी और प्रियंका जी दोनों ही समय से, मतलब उनके साथ भी ये हुआ, उन्हें भी रोकने की बहुत चेष्टा की गई, लेकिन वो फिर भी डटे रहे और वो पहुंचे। लेकिन अखिलेश यादव को पहुंचे, जबकि यूपी उनका गृह राज्य है, फिर उन्हें पहुंचने में समस्या क्यों आई? और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कैसे पहुंच पाए? देखिए, पुलिस ने तो किसी को जाने ही नहीं दिया, क्योंकि ये सरकार ये चाहती थी कि इनके कच्चे चिट्ठे ना खुल जाएं। इसमें आप भी जानते हैं कि मंत्री इन्वॉल्व हैं। मंत्री जी के लड़के ने गाड़ी चलाई, वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई, लोगों ने देखा किस प्रकार से जीप किसानों के ऊपर चढ़ा दी गई। हमारे नेता वहां पहुंचने का काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरन अखिलेश जी को रोका, उनकी गिरफ्तारी की। और बात कर रहे हैं आप राहुल जी की और प्रियंका जी की। प्रियंका जी को भी रोका गया, उनको गेस्ट हाउस में बंद किया गया। और जिस दिन प्रियंका जी की मुलाकात हुई है, उसी दिन अखिलेश जी की भी मुलाकात हुई है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत बातें हैं कि अखिलेश जी ने प्रयास नहीं किया। जब सरकार नहीं चाहती, इतनी डरी है, इतनी भयभीत है ये सरकार कि हमारे नेताओं से इनको क्या खौफ है, क्यों इतना डरते हैं? क्या सच्चाई सामने आने से डर लगता है इन लोगों को? खैर, सरकार तो ये कहते हैं कि इसकी राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है। कोई भी समस्या हो, जो भी यूपी में कोई हादसा हो, तो कोई भी विपक्षीय पार्टियां वहां राजनीति करने पहुंच जाती है, अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए। तो इस देखिए, इस बात पे आप क्या मैं कहना मैं चाहेंगे? ए- मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे कस्बे में, हमारे शहर में, हमारे पड़ोसी के यहाँ कोई किसी की गमी हो जाती है, कोई बीमारी से खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, क्या हम उसके घर नहीं जाते क्या? हम उससे मिलकर के हम उससे कहते हैं कि भैया, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई भी परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या हमारे नेता वहां पहुंच करके परिवार से मिल नहीं सकते? क्या इसको राजनीति कहेंगे लोग? राजनीति तो वो है जो इनके लोग हमें वहां जाने नहीं देते। और इनके नेताओं ने जिस प्रकार से घटना की है, उसके बावजूद ये अपने नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। राजनीति इसको कहा जाएगा। राजनीति इसको नहीं बोलेंगे कि हम पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। तो मनीष गुप्ता की हत्याकांड के बाद भी अखिलेश यादव पहुंचे उनके परिजनों से जी। मिलने, और उसके बाद भी फिर आदित्यनाथ भी पहुंचे, वहां पे मुआवजा दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये मुआवजा और ये राजनीति, ये क्या इन सब चीजों से ये सारे हादसों का जो दर्द है या जो घाव है, ये भर जाता है? मैं मानता हूं कि किसी भी इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं है कि मुआवजा दे करके उसको भर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सहानुभूति होती है, परिवार की संभव मदद की जाती है। और मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है, तो हम अपने कानून को सख्त करेंगे और कहीं भी कोई इस प्रकार की घटना ना हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। सागर जी, आपने कानून और अपराध की बात की, तो मैं भी इस सवाल पे आती हूँ कि जी। आए दिन समाजवादी पार्टी को बीजेपी या फिर और भी कई सारी पार्टियां गुंडों की पार्टी कहकर बुलाते हैं। यहाँ तक कि विधानसभा में भी योगी योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी या सपा को गुंडों की पार्टी कहकर बुलाया। तो इस पे आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या दलील देंगे? और जहां तक कि मैं, इससे पहले आप इसमें जवाब दें, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि रिकॉर्ड भी रहा है कि बहुत सारे ऐसे नेताएं रहे हैं समाजवादी पार्टी में जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या
क्या बीजेपी के लोगों के ऊपर अपराध के कोई एफआईआर दर्ज नहीं है इन लोगों पर? और सबसे पहली बात मैं कहता हूं, मैं पहले मुखिया की ही बात करूंगा, नीचे तो मैं बाद में जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने, जिस मुख्यमंत्री ने अपने ही मुकदमे वापस ले लिए हो, वो क्या बात करते हैं न्याय दिलाने की? आपने देखा कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपने ऊपर ही जो आपराधिक मुकदमे थे सारे खत्म करा दिए। तो इनसे बिल्कुल भी हमें, बिल्कुल इसमें ये नहीं लगता कि अपराध कर रहे हैं तो इन पे कोई भी इनको दिक्कत हो रही है। सागर जी, हमें इस बारे में बात नहीं करनी है कि किस दूसरे पार्टी में मुकदमे है। मैं सिर्फ यहाँ पे सपा की बात कर रही हूँ कि इसमें बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जो कि जिनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मामले रहे हैं, जिन पे मर्डर, बलात्कार और गैंगस्टर होने का भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं। तो क्या ये खतरा देखिए, है कि आज के सरकार समय यूपी में के हर। मैं आपको रोक के 1 मिनट कह रहा हूँ, जी। एक बात कह रहा हूँ। आज के समय में सबसे ज्यादा किसी पार्टी के ऊपर मुकदमे हैं नेताओं के ऊपर, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज भी 150 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप गूगल करिए, गूगल पे आपको दिख जाएगा। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं, उन पे मुकदमे हैं, ये बहुत गलत है। सबसे ज्यादा अगर मुकदमे किसी पार्टी के नेताओं पे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। सागर जी, तो आप क्या ये कहना चाहेंगे कि आगे जो चुनाव 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ऐसे आपराधिक या गंभीर आरोप लगे हुए लोगों को टिकट नहीं देंगे? क्या आप ये कहना चाहेंगे ऑन द रिकॉर्ड? हम ये कहना चाहते हैं कि सारे लोग छाप साफ छवि के लोग इलेक्शन लड़ें और सभी को सम्मान मिले। आपराधिक किसी पे मामले हैं तो लोगों के बीच में जाने चाहिए कि इस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मामले हैं, और जनता अपने हिसाब से उसको वोट करे। हम ये नहीं कहते बिल्कुल भी कि आपराधिक लोगों को आप टिकट दीजिए। हमारे नेता जानते हैं कौन आपराधिक किस्म के, किस पे मुकदमे, किस पे नहीं। हमारी पार्टी बिल्कुल ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देगी। सारे अच्छे लोग होंगे जो जनता की सेवा करेंगे, ऐसे लोगों को टिकट दी जाएगी और वही लोग इलेक्शन लड़ेंगे। चलिए देखते हैं, ये भी देख लिया जाएगा। हाथरस में जो कांड हुआ, उसमें भी यूपी पुलिस कटघरे में आई, उसकी लापरवाही देखी गई। उसके बाद अभी मनीष गुप्ता की हत्या में सीधा सीधा आरोप यूपी पुलिस पर लगा। और अभी जो अभी ये लखीमपुर हिंसा में भी यूपी पुलिस पर बहुत सारे गंभीर सवाल उठाए गए। तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश के या सूबे के जो लोग हैं, जनता है, तो क्या उनके मस्तिष्क पर यूपी पुलिस की क्या छवि बनी होगी? यूपी पुलिस की जो छवि है ये है कि उत्तर प्रदेश में लोग आज के समय में रहने में डर रहे हैं। महिलाएं डरती हैं घर से निकलने में, कहीं उनके साथ ऐसी कोई घटना ना हो जाए जिससे कि परिवार को दिक्कत हो या उनको दिक्कत हो। आज के समय में कोई भी व्यक्ति थाने जाने में डरता है, पुलिस स्टेशन जाने में डरता है, कहीं ऐसा ना हो जिसकी हम शिकायत करने आए उससे पहले हमें ही मार दिया जाए, हमें ही जेल में डाल दिया जाए। आज लोग डरते हैं। यूपी पुलिस की छवि किसी गुंडे से कम नहीं रही है आज के समय में। लोगों को खौफ है यूपी पुलिस से, और सबसे ज्यादा खौफ इस सरकार से है। आज जनता कहती है कि हमने गलती की बहुत बड़ी, और आने वाले समय में वोट की चोट से इनको जवाब दिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। या यूपी पुलिस का ये बहुत ही प्रभावशाली छवि भी है? इस इन सब घटनाओं से पहले यूपी पुलिस को अभी बहुत सराहा गया कि बहुत सारे अपराधियों को उनका घर तोड़ दिया गया, या फिर उनके जो गैर कानूनी जो कारखाने थे उनमें छापेमारी की गई। तो क्या इन सब चीजों से यूपी पुलिस की भी, जो आप अगर बोलोगे कि वो गुंडों की छवि बन गई, मैं तो ये एक मैं दबंग मैं छवि बन बताता हूँ, सकती? बताइए। मैं बताता हूँ। देखिए, आपने अभी देखा होगा जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, बुलडोजर किसके घरों पे चली? बुलडोजर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर चली, क्योंकि जनता ने अपने मत से इनको दिखा दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको उत्तर प्रदेश में नहीं चाहती। और जब चुनाव हुआ, चुनाव के परिणाम आए, तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेता जिला पंचायत इलेक्शन में जीत करके आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आया, उसमें मेंबर चुन करके आए, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। बुलडोजर अगर इन्हें चलानी है तो उनके खिलाफ चलाएं। जैसे कि आपने देखा, गोरखपुर के अंदर एक व्यापारी को मार दिया गया, उन पुलिस वालों के घरों पे क्यों बुलडोजर नहीं चली? क्यों लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं हो रही है, मंत्री जी के घरों पे क्यों बुलडोजर नहीं चली? सच्चाई ये है, जो बीजेपी में रहेगा इनका कहना ये है, वो साफ छवि का व्यक्ति है, बाकी किसी भी दल में कोई व्यक्ति रहेगा वो सब गलत है। इनकी मानसिकता ये हो चुकी है।
अगर आप इनके पक्ष में बोलोगे तो आप देशभक्त हो, अन्यथा आप देशद्रोही हो। ये हकीकत है, आपको ये बात मेरी माननी तो पड़ेगी कहीं ना सागर कहीं। जी, ये भी तो हो सकती है कि जिन लोगों को जो चुन के आए जो दूसरे पार्टियों से, उनमें कुछ ना कुछ तो कानूनी या गैर कानूनी काम कर ही रहे होंगे, जिसके वजह से उनके घर में बुलडोजर चली। या फिर बिना ही किसी एफआईआर का तो ऐसा कुछ काम हो नहीं सकता, एफआईआर बिना किसी अपराध का हो नहीं सकता। चलिए इस बात पे मैं आपको बताता हूँ, अभी लखीमपुर खीरी की घटना हुई, मंत्री जी के लड़के को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? वो तो भारतीय जनता पार्टी में, वे तो लोगों ने देखा है क्या चल रहा है क्या नहीं। खैर, उस बात पर भी हम आएंगे, लेकिन ये जो सवाल है ये कि ना, कि ये जो बुलडोजर चलाने वाली घटनाएं हैं, तो इन सब चीजों से तो मुझे जहां तक लगता है कि जनता बहुत ही ज्यादा प्रभावित है कि यूपी को बहुत ही गुंडों से मुक्त कराया गया है या अपराधी से मुक्त किया गया है। ऐसा एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा जो परेशानी आपराधिक मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसा कहाँ है, कौन कह रहा है कि ये होर्डिंग लगा देते हैं, लोगों में प्रचार करते हैं कि लोग खुश हैं? कौन लोग खुश हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है किन लोगों की बात करते हैं। कोई खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है, गुंडागर्दी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ये अपने मैनिफेस्टो में, अपने बोर्डों में, अपने सोशल मीडिया पे लिख देते हैं जनता खुश है। ये बिल्कुल झूठ बात है, जनता बिल्कुल उत्तर प्रदेश की खुश नहीं है। मैं खुद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ये जानकारी हमें है कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। तो इनकी सारी ये झूठी बातें, ये फर्जी बातें करते हैं सारी की सारी। सुश्री मायावती का कहना है कि अगर ब्राह्मण और दलित मिल जाए तो सूबे में बसपा की सरकार बनेगी। इस दावे का आप समर्थन करते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है ये दावा? ये दावे बहन जी के बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में बहन जी ने जनता के लिए क्या किया। कितने मुद्दे पे बहन जी आकर के सामने आई, खड़ी हुई। अब आपने लखीमपुर की घटना देखिए, हाथरस की घटना देखिए, गोरखपुर की घटना देखिए, उनका एक ट्वीट तक नहीं आता। तो जनता, अगर एक कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट बिल्कुल भी इस चुनाव में बिल्कुल भी इस तरीके से सामने नहीं आएगी। कास्ट का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार विकास के मुद्दों पे बात करेगी। एक कास्ट की सब गलत बातें हैं कि ब्राह्मण और दलित मिल जाएंगे या मुस्लिम मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अखिलेश जी के साथ खड़ी है और सरकार अखिलेश जी की बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी भी जब कहती है कि मुसलमानों और यादवों की ही वोटों पर टिकी हुई है, तो क्या यहाँ पे कोई जातीय राजनीति नहीं हो रही है? मैं आपको खंडन कर देता हूँ इस बात का। मेरा नाम सागर शर्मा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ हूँ। ऐसा तो उस नहीं प्रकार है तो सभी कि अगर एक सभी। कास्ट की आप बात करते हैं, आप कास्ट की बातें कर रहे हैं, तो मैं कह देना चाहता हूँ यादव और मुस्लिम की बात नहीं। समस्त उत्तर प्रदेश अखिलेश जी के साथ खड़ा हुआ है। मैं स्वयं खड़ा हुआ हूँ, हमारे सारे लोग खड़े हुए हैं। वैसे तो विकास को सभी वोट मिलेगी। सभी जितनी पार्टियां हैं, मुझे माफ कीजिएगा सागर जी, लेकिन सभी पार्टियों में जी कोई जी। ना कोई तो सभी सभी जातियों से लोग होते ही हैं। लेकिन इससे ये तो नहीं कहना हुआ, ये तो सब जानते हैं ये है कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो यादव और मुस्लिम वोट होता है। और उसपे भी योगी जी ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमान और यादवों के वोटों का तुष्टीकरण करके सीटें जीतती है, लेकिन आज तक उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब अखिलेश जी ने लैपटॉप उत्तर प्रदेश के अंदर बांटे, तो क्या उन्होंने ये देखा कौन मुस्लिम है, कौन यादव है, या फिर कौन ब्राह्मण है? ये देखा क्या? लखनऊ से आगरा तक का एक्सप्रेस वे बनवाया, उस पे क्या उन्होंने ये लिखा कि यहाँ यादव और मुस्लिमों के अलावा कोई नहीं चल सकता? तो ये कहना बहुत गलत है। ये लोगों की मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, कि लोगों में दरार पैदा करें। ये जाति के ऊपर राजनीति करते हैं। हमारे नेता कभी जाति के ऊपर राजनीति नहीं करते। हम सब समाज को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। ये आपका ये कहना है, यूपी की जो छवि है, लोग दूसरे किसी भी राज्य में आप जाओ तो यूपी की ये छवि है कि वहां जातीय राजनीति बहुत सक्रिय है। तो क्या 2022 में ये बदलाव देखा जाएगा कि जाति के नाम पर वोट न डाला जाए? 2022 में विकास के नाम पे वोट मिलेगी, विकास के लिए वोट मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश का उद्धार करेगा, विकास करेगा, उसको वोट मिलेगी। और यूपी की जनता जान चुकी है कि अखिलेश जी ही उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा विकास कर सकते हैं। तो 2022 में जनता चाहती है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। तो अगर विकास के बारे में बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि उन्होंने, चाहे ये रोजगार हो या
स्टार्टअप्स हो, उन सब चीजों में यूपी को बहुत ही आगे लेकर आए हैं। रोजगार में कहे तो जहां वो यूपी 11वें या 12वें स्थान पर था, तो वो भी दूसरी पायदान पे लेकर आए हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रोज अगर विकास के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा तो शायद बीजेपी ही वोट ले जाएंगे? बीजेपी का काम है कागजों में, बीजेपी का धरातल पे कोई काम नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज भी मेरे फोन में कम से कम 20 सीबी आए हैं कि भैया जॉब लगवाइए, जॉब कहीं ना कहीं हमारे लगवाइए। और इस सरकार में किसी को जॉब नहीं मिली। ये सब इनके काम होर्डिंगों पे कागजों में है, धरातल पे जीरो है। रोजगार के लिए जनता त्रस्त है, रोजगार मांग रही है कि हमें रोजगार मिले। एमबीए करे हुए बच्चे, बीबीए करे हुए बच्चे लोग घूम रहे हैं कि हमें नौकरियां चाहिए। नौकरियां ये कहीं नहीं दे रहे हैं। और आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, हर चीज को ये प्राइवेट कर दे रहे हैं। और आपने देखा होगा, गांव में आप जब जाते हो तो हर इंसान चाहता है कि हमारी लड़की है, कि हमारी लड़की किसी ऐसे घर में जाए जहां सरकारी नौकरियां हो। आज सरकारी के नाम पे कुछ बचा ही नहीं, सरकारी क्या प्राइवेट नौकरी किसी को नहीं है। और हमारे नोएडा के अंदर तो इन्होंने ऐसा कर दिया है कि 250 किलोमीटर की रेंज का जो लोकल का बच्चा होगा उसको नौकरी तक नहीं मिलेगी। ये कहाँ का कानून है? क्या लोकल का बच्चा क्या नौकरी नहीं करेगा क्या? कि जेवर का नौकरी तो लड़का, नोएडा का नौकरी लड़का दिल्ली जाएगा नौकरी क्या नौकरी करने? नौकरी तो तब भी नहीं थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, या कोई जब बसपा की सरकार थी। नौकरी का तो ये विषय शायद ही कभी समाप्त हो। चलिए मैं इस बात पे कहता हूँ, जब मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं थी तो मोदी जी ने कहा था हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। शायद इसीलिए जनता ने उनको हटाया, कांग्रेस को हटा करके भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आई। लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। सब इनकी कागजी बातें हैं, सब फर्जी बातें हैं। तो आपका क्या कहना है कि समाजवादी पार्टी को आने के बाद रोजगार मिलेगी, और कैसे मिलेगी रोजगार? या सरकारी नौकरी की भी आप बात कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी और रोजगार में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो रोजगार कैसे मिलेगी, और सरकारी नौकरी कितनी है, और नौकरी कैसे देंगे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए आज 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 मैं आपको बताता हूँ, हम सरकारी स्कूलों की जैसे बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें नौकरियां खाली हैं, लेकिन ऊपर से आदेश नहीं है। ऊपर से आदेश नहीं है कि आप नौकरियां गवर्नमेंट की यहाँ लगाइए। इन्होंने सारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी रोकी हुई हैं। सबसे पहले तो इनको वो सारी नौकरियां जो खाली है उनको खोलना चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार मिले। दूसरी बात कंपनियों की बात है, कंपनियां बनानी चाहिए, इनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार के विकल्प खोलने चाहिए, जब जाके युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिर से 2022 में कांग्रेस और अखिलेश यादव साथ में चुनाव लड़ेंगे, या फिर राजनीतिक अखाड़े में आमने सामने रहेंगे? देखिए हम बड़े दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे। और बाकी छोटे छोटे जितने भी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं, उनका सम्मान है, उन सभी को हम साथ लेकर के चलेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के इलेक्शन में वो 400 सीटें जीतेंगे। तो उधर योगी जी ने भी कहा है कि 300 सीटों से पार करेगी, उनकी उनका आंकड़ा 300 पार करेंगे। और फिर मायावती भी कह रही हैं कि ब्राह्मण और दलितों के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगी। तो जी। आखिर क्या यूपी में इतनी सीटें हैं कि तीनों पार्टियां मिलके वहां पे तीनों पार्टियां ही सरकार बना ले, या फिर ये बस ढकोसलेबाजी है इन सब चीजों की, और जनता भी इन सारी बातों को ध्यान ना दे? या इन सभी पार्टियों ने ये तय कर लिया है कि ऐसे ही बड़े बड़े वादे या फिर ऐसे दावे कर दिए जाएंगे? देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम कभी जनता को गुमराह नहीं करते। गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि आज जनता कहती है कि हमने बहुत बड़ी गलती की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके। और आज अगर इलेक्शन हो जाए तो आज ही हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, पूर्ण बहुमत और 400 सीटों में फर्क होता है। क्या आपको पता है ये कि फैसला जनता का है, ये फैसला जनता का है, क्या जनता आपको बनाएगी पता जो है कि बनाएगी। कितनी सीटें हैं असेंबली में? 403 सीटें हैं, हम सारी चीजें जानते हैं। और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, और 1000% हमारी सरकार बनने जा रही है। चलिए ये भी देख लेंगे, 2022 मार्च में हमें रिजल्ट भी पता चल जाएगा। धन्यवाद सागर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आप भी देखते रहिए बहुत क्या बहुत होता धन्यवाद। है।